नमस्कार, मार्गदर्शक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निधि और हमेशा की तरह हमारा मार्गदर्शन करेंगी ममता अवस्थी जी। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद निधि। जैसे कि त्योहारों का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में अगला त्योहार है दिवाली। और वैसे अगर दिवाली की बात हो तो कई तरह की बातें हमारे दिमाग में आती है, जैसे अलग अलग मिठाइयाँ, नए नए कपड़े, ढेर सारे पटाखे और खुशियाँ ही खुशियाँ। वैसे अगर पटाखों की बात हुई है तो आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं और सबसे पहले हम जानेंगे कि पटाखों का इतिहास क्या है। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। ममता जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि पटाखों का क्या रिलेशन है दिवाली से, इसका इतिहास के बारे में हम जानना चाहेंगे। पटाखे बहुत पुरानी चीज़ हैं, बहुत ऐसा नहीं है कि अभी अभी इनका इजाद हुआ है जी। बहुत लंबा इतिहास तो शायद मैं भी नहीं जानती, लेकिन हाँ कहीं 19वीं सदी के अंत के तरफ इसका जो इतिहास में इसका एग्जिस्टेंस मिलता है अपने को। चाइना में ये पहले बनाए जाते थे मेनली, और इनको बनाने के लिए इनका जो शेप और जो डिज़ाइन और जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बेसिकली चाइनीज़ लोग जो हैं वो बाम्बू पेपर का या फिर स्ट्रॉ पेपर का उपयोग करते थे जी। ऐसा इतिहास में बताया गया है। साथ में फिर गन पाउडर तो होता ही था, क्योंकि गन पाउडर के बिना जलेगा नहीं जी। और कुछ चिपकाने वाला पदार्थ होता था, कुछ लाल मिट्टी का यूज़ होता था उसमें। साथ में उसमें चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट आदि उपयोग किए जाते थे। ये सब जो हैं केमिकल्स, ये गन पाउडर का भाग होते हैं जो उसको ज्वलनशील बनाते हैं जी। सबसे दुख की बात जो मुझे लगी थी जब हम पटाखों के बारे में पता लगाने की हमने कोशिश की, वो ये था कि तब से लेकर आज तक, मतलब 19वीं सदी से लेकर आज तक पटाखे जो हैं वो घरेलू उद्योग के रूप में बनाए जाते हैं। इनको इंडस्ट्रियल लेवल पे अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाया जाता जी। तो अक्सर इसके बनाने में महिलाओं और बच्चों का उपयोग किया जाता है, जो कि काफ़ी मुझे ख़राब लगी चीज़, क्योंकि ये इतनी घातक चीज़ है तो कम से कम इसको बनाने में बच्चों का और महिलाओं का यूज़ नहीं करना चाहिए जी। तो जैसा कि ममता जी ने बताया कि 19वीं सदी से पटाखों का चलन चलता आ रहा है, जो आज भी कायम है और आज तो काफी बड़े लेवल पे इसे यूज किया जाता है। वैसे एक बात मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसा आपने बताया कि पहले गन पाउडर, चारकोल वगैरह यूज होता था, तो क्या आज के पटाखों में भी इसी तरह की बनावट मिलती है? जी निधि, आज के पटाखों में भी देखिए शेप, स्ट्रक्चर और डिज़ाइन तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसमें हाँ बाम्बू पेपर के बजाय कार्डबोर्ड का यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक के मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। साथ ही आजकल के पटाखों में एक पदार्थ यूज़ होता है जिसको प्रोपेलेंट कहा जाता है। प्रोपेलेंट होता है, ये काले रंग का एक पाउडर होता है और फ्लैश पाउडर होता है बेसिकली जलाने के समय जिस पे अपन आग लगाते हैं जी। वो मसाला जो होता है वो प्रोपेलेंट आजकल ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। वैसे अगर प्रोपेलेंट, ये थोड़ा सा केमिकल या साइंटिफिक टर्म मुझे लग रही है, तो प्रोपेलेंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स जानना चाहूंगी। प्रोपेलेंट के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि जो पटाखे हम जलाते समय जो केमिकल पटाखे जलाते समय वो ट्रिगर करता है, जैसे जब हम माचिस लगाते हैं तो जिससे वो आग पकड़ता है, जिसमें चिंगारी निकलना शुरू होता है, वो मसाला बेसिकली गन पाउडर की तरह जो पहले यूज होता था उसमें चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह था। आज हम उसमें प्रोपेलेंट डालते हैं क्योंकि प्रोपेलेंट से मज़ा बढ़ता है। ये वो पदार्थ है जो ट्रिगर करता है किसी भी पटाखे को, और फिर उसको वो हवा में उठा के जलाता है, तो उससे वो जो एक थ्रिल है पटाखे की वो बढ़ जाती है, ब्लास्ट बढ़ जाता है, मज़ा बढ़ जाता है। मेनली प्रोपेलेंट में ज़्यादातर पोटेशियम नाइट्रेट ही होता है, लेकिन आजकल जो लेटेस्ट पटाखे आ रहे हैं जिनमें मज़े का लेवल बढ़ चुका है, बच्चे जिससे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जी। उसमें एक पदार्थ यूज़ हो रहा है जिसको परक्लोरेट कहा जाता है। ये परक्लोरेट बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब बड़ी जल्दी आग पकड़ता है, क्योंकि आजकल मॉइस्चर बहुत है एटमॉस्फेयर में। तो अगर ये लोग प्रोफेशनली पटाखे की इंडस्ट्री को आप देखें तो जब तक ये थोड़ा परक्लोरेट वगैरह नहीं मिलाएंगे तो उसके सील जाने की संभावना बढ़ जाती है जी। तो आजकल पटाखों को सीलने से बचाने के लिए या फिर सीलन से बचाने के लिए या फिर उसको जल्दी जलाने के लिए, एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए इन्होंने परक्लोरेट डाला है। ये धमाके जो होते हैं ये बेसिकली इस परक्लोरेट का एक्शन है जी। तो ये तो हमने समझ लिया कि वो जो
बच्चों को अगर हम समझाने की कोशिश करें तो वो जो मसाला स्टार्टिंग में जिससे चिंगारी पकड़ते हैं पटाखे, उसे प्रोपेलेंट कहा जाता है, लेकिन फिर भी एक्चुअल बात तो अभी बाकी है कि जो ब्लास्ट होता है, जो धमाका होता है पटाखे में, वो किस केमिकल की वजह से होता है? मजा ये निधि कि धमाका केमिकल की वजह से होता ही नहीं है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। धमाका जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ये जो जितना उसका मसाला है उसको किस प्रेशर पे बांधा गया है। अलग अलग तरीके से उसको बांधा जाता है, अलग अलग तरीके से उसको जो टाइटनेस उसकी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि धमाका कितना ज़्यादा होगा। फ्लैश पाउडर वगैरह जो यूज़ हो रहा है वो फ्लैश पाउडर जब बहुत टाइटली पैक करते हैं, नहीं, उस फ्लैश पाउडर को टाइटली पैक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रोपेलेंट को बहुत ज़्यादा टाइटली पैक करना पड़ता है। तो जो पटाखे बहुत ज़ोर से जलते हैं जैसे रस्सी बम वगैरह हैं, उनमें वो पैकिंग के ऊपर है जी, रॉ मटेरियल के प्रेशर के ऊपर है। यानी जो मटेरियल है वो तो सेम यूज किया जाता है, लेकिन उसकी बनावट में अंतर है कि उसे किस तरह से पैक किया जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि पटाखा ब्लास्ट कैसे करेगा। लेकिन एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसा कैसे होता है कि रॉ मटेरियल होने पर भी कुछ पटाखे मतलब जमीन पे ब्लास्ट होते हैं, जैसे वो चक्री वगैरह कुछ होती है, और कुछ होते हैं रॉकेट टाइप के, तो वो पटाखे अलग होते हैं, तो ये डिफरेंस कैसे आता है? ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है निधि, ये छोटे बच्चों वाली क्यूरियोसिटी है आपकी, जो कि सभी को ये लगता है कि सेम रॉ मटेरियल है अगर, तो फिर अलग अलग पैटर्न के पटाखे जो अलग अलग तरीके से जलते कैसे। तो यहाँ पे ये बात हम सबको ही बताना चाहेंगे कि वाकई में पटाखों में जो रॉ मटेरियल है उसमें कहीं भी फ़र्क नहीं होता है। ये फ़र्क होता है उसकी बनावट में, उसके जो गन पाउडर की प्लेसिंग है, उसका एग्जॉस्ट किधर है इसके ऊपर, फिर एक वो सुर्री निकाली जाती है सफ़ेद रंग की जिसमें कि आग लगाई जाती है, तो वो सुर्री किस दिशा में निकली हुई है और वो कितनी अंदर तक उसमें पटाखे में गई हुई है। इन चीज़ों पे मतलब बेसिकली ये पटाखा हवा में उड़ेगा या फिर ज़मीन पे चलेगा, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि उसमें सुर्री का डायरेक्शन क्या है, एग्जॉस्ट का डायरेक्शन क्या है, प्रेशर कितना है, प्रोपेलेंट क्या है आदि। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो पैकिंग पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन अगर रॉ मटेरियल जैसे कि आपने बताया हर पटाखे में रॉ मटेरियल सेम होता है, तो फिर ये कलर डिफरेंस कैसे होता है? जो अलग अलग तरह के कलर्स निकलते हैं वो कैसे आते हैं इसमें? कलर के लिए थोड़े थोड़े से केमिकल सॉल्ट्स यूज किए जाते हैं। ये मेनली मतलब ये एक तरीके का समझ लीजिए केमिकल प्रोसेस ही है जो कि हमारे लिए खतरनाक है बेसिकली। देखिए, किसी भी पदार्थ में से रंग निकालने के लिए दो तरीके काम में आते हैं। एक तरीका कहलाता है इनकैंडेसेंस। इनकैंडेसेंस का मतलब होता है कि आप गरम करते जाइए, जैसे एक लोहे की रॉड ही है, आपने जब गरम किया तो वो धीरे से लाल होती है, फिर पीली होती है, फिर ऑरेंज, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ने के साथ रंग बदलता है। तो ये मेथड जो होती है किसी भी मेटल को गरम करके हम अलग अलग तापमान पे अलग अलग रंग ला सकते हैं, ये एक तरीका होता है जिसको हम इनकैंडेसेंस कहते हैं। दूसरा तरीका होता है इल्यूमिनेंस कहलाता है। इल्यूमिनेंस बेसिकली कितनी चमक एक बार में आ सकती है, वो हमेशा ही केमिकल सॉल्ट्स के सहयोग से आती है, वो आप कभी भी किसी और तरीके से नहीं ला सकते। और पटाखों में बहुत चमक होती है, ये हम सभी जानते हैं। तो ये जितनी भी चमक है ये सारी की सारी बेसिकली केमिकल सॉल्ट्स का नतीजा है जी। यानी कि जो अलग अलग कलर्स हमें पटाखों में देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनका नतीजा होता है। लेकिन जैसा कि ममता जी ने कहा कि ये केमिकल एक्शंस जो है हमारे लिए नुकसानदायक है। वैसे तो हमें ये पता ही है कि नुकसान तो पटाखों से होते ही है, साउंड पोल्यूशन होता है, लाइट की चकाचौंध से जैसे आंखों की रोशनी पे इफेक्ट होता है, पशु पक्षियों डर जाते हैं, इससे उन्हें भी नुकसान होता है। पर इसके अलावा भी कोई नुकसान है जो मतलब विजिबल तो नहीं है लेकिन फिर भी हमारे लिए खतरनाक है? ऐसे बहुत सारे नुकसान हैं निधि जो हम आम आदमी समझ नहीं पाता। हम अपने बच्चों को भी ये बताना चाहेंगे कि केमिकल्स का देखिए, कलर के लिए तो केमिकल्स ही यूज़ हो रहे हैं, केमिकल्स के जलने से हमेशा नुकसान ही ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा फ़ायदा होता है। और ज़्यादातर केमिकल्स जो हैं वो हार्मफुल हैं। जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं, जब हम इनको जलाते हैं तो ये केमिकल्स वातावरण में घुल जाते हैं, ये हम सब जानते हैं। आप देखिए कई बार सफोकेशन होता है हम लोगों को जब पटाखे फोड़े जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। जिनको अस्थमा वगैरह होता है उन्हें काफ़ी परेशानी होती है इस दौरान। तो ये वातावरण में घुल जाते हैं,
मिट्टी में घुल जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं और बहुत बहुत दिनों तक इनका असर नहीं निकल पाता, क्योंकि ये वो चीज़ें जिनको धो के आप निकाल नहीं सकते हो। तो ये एक तरीके से उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वो आगे जाके मिट्टी की फर्टिलिटी को असर करते हैं, उसकी उपज में फ़र्क आ जाता है और वातावरण की वजह से, वातावरण में घुलनशीलता की वजह से हमारे लंग्स को कई दिनों तक वो असर करते हैं। एक पदार्थ जो आपको मैंने अभी बताया कि परक्लोरेट नाम का यूज़ कर रहे हैं हम आज के पटाखों में, परक्लोरेट वैसे उसके बारे में जो खतरनाक बात है, एक तो ये है कि वो पानी में घुलनशील है। दूसरी बात ये, वैसे आपको अगर मैं सच बताऊं तो परक्लोरेट को थायराइड की जो प्रॉब्लम होती है हमारी हेल्थ में, उसके इलाज के तौर पे यूज़ किया जाता है जी। वो भी एक केमिकल ही है, लेकिन थायराइड के इलाज में वो बहुत ही कम मात्रा में उपयुक्त होता है। ये परक्लोरेट अगर कहीं भी अधिक मात्रा में, उससे अधिक मात्रा में हमारे ब्लड में चला जाए, किसी भी तरीके से चला जाए, चाहे वो सांसों के थ्रू जाए, चाहे वो पानी के थ्रू जाए, चाहे कैसे भी जाए, पर अगर वो हमारे ब्लड में पहुंच गया तो ब्लड, हमारे जो शरीर में थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, वो थायराइड ग्लैंड्स आयोडीन खींचने की शक्ति खो देते हैं। आयोडीन खींचने की शक्ति अगर नहीं है शरीर में तो बच्चों की ग्रोथ पे असर हो जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे असर हो जाता है, फर्टिलिटी पे असर हो जाता है, और साथ में रंगों में जो और केमिकल्स यूज़ होते हैं उस पे उनकी जो असर होते हैं, उसकी वजह से हड्डी की बीमारियां होती हैं। बेसिकली हमारा इम्यून सिस्टम, मतलब हमारा स्टैमिना, जो जनरल स्टैमिना है, वो कम हो सकता है, और हमारे जो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों के, मतलब अंगों का विकास जो है वो नॉर्मल नहीं हो पाता, गैसेस बहुत बनती हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। एक तो देखिए मौसम बदला है, मौसम बदलने के साथ जब ये त्यौहार आता है दिवाली का खासकर, जिसमें पटाखों का हम ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो इस त्यौहार के समय हम ज़्यादा ही मिठाइयाँ वगैरह खाते हैं, खाने पीने का इम्बैलेंस हो जाता है। हमने पहले के एपिसोड में ये बताया भी है कि आप कोई भी त्योहार मनाइए, अपने हेल्थ पे कभी भी उसको कॉम्प्रोमाइज मत करिए। तो उस वजह से भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एंटी गैस्ट्रिक टैबलेट्स लेने के बावजूद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। उसका कारण है केमिकल्स जो कि वातावरण में घुले होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर कुछ पटाखे होते हैं निधि, जिसमें एक ही रंग नहीं आता, एक रेंज में रंग आता है। पहले पीला आया, फिर लाल आया, फिर हरा आया, मतलब कुछ देर में थोड़े अलग अलग रंग आते हैं। आतिशबाजी की जो ये मोड है, ये छोटे बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती है कि क्योंकि उनको रंग ही समझ में आते हैं। तो ये जो कलर रेंज वाले जो पटाखे होते हैं, इसमें एक पदार्थ यूज किया जाता है जिसको कैडमियम कहते हैं। कैडमियम कहते हैं। आपको नाम से अगर आप रिलेट कर सकें तो देखिए, कैडमियम में कहीं ना कहीं यूरेनियम जैसी क्वालिटीज हैं, और यूरेनियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो कैडमियम एक तरीके से लो एनर्जी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि हम रियलाइज भी नहीं करते हैं कि हम अपने कितने पास वो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को ले आए हैं पटाखों के साथ। खासकर बच्चों के लिए तो बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि बच्चों को रंग अट्रैक्ट करते हैं, तो बच्चे उन पटाखों को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं जो धमाके ना करें और कलर्स बताएं। लेकिन ये जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलते हैं कैडमियम के पदार्थ से, इन रेडियो एक्टिव रेडिएशन से कैंसर के बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हमारे शरीर में बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर पाते हैं। जी, स्किन पे काफी स्किन पे असर करते, स्किन की प्रॉब्लम्स तो बढ़ती हैं इस मौसम में। आप देखिए ड्राइनेस वैसे ही बढ़ जाती है, कितना भी मॉइस्चराइजर लगाइए आपकी स्किन नॉर्मल नहीं हो पाती। सही बात है, ड्राइनेस काफी स्किन में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ में हम ये भूल जाते हैं निधि कि हमारे अलावा प्रकृति में और भी जीव है, जीवन के दूसरे फॉर्म है, एनिमल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, चिड़ियाएं हैं, पेट्स हैं हमारे, या फिर जो स्ट्रे एनिमल्स हैं। ये सारे जानवर आप देखिए इन पटाखों के जलने के साथ बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं जी। वो देखिए बोल नहीं पाते हैं, वो अपनी तकलीफ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ घबरा कर, छुप कर, भाग कर, चीख के, चिल्ला के हमें ये एक तरीके का संकेत देते हैं
कि वो इन पटाखों के जलने से कंफर्टेबल नहीं है। जी। इस मौसम में अक्सर चिड़ियाएं भाग जाती हैं, आपको नज़र ही नहीं आती, क्योंकि वो जो घुटन होती है वातावरण में वो उनके लिए बड़ी घातक है। आप देखिए जानवरों के साथ भी यही होता है, अगर वो नहीं भाग पाते हैं तो खाना पीना बंद कर देते हैं, कई बार उनमें बहरापन आ जाता है और दुख ये है कि वो हमें बता नहीं सकते। जी। तो ये चीज़ें हमको वाकई में ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ये ध्यान हम नहीं रखें अगर, तो हमारा जो इको साइकिल है, इकोलॉजिकल जो साइकिल है, वो पूरा ही गड़बड़ा जाता है इस समय में जी। पटाखों की वजह से। तो पटाखे वैसे तो हम अपनी मस्ती के लिए, उसे एंजॉय करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक है। जैसा कि ममता जी ने बताया, कई तरह के केमिकल्स, डेंजरस केमिकल्स इसमें यूज़ होते हैं और हमारे साथ साथ ये प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो देखा जाए तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स कम और नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा है। पॉजिटिव पॉइंट के नाम पे निधि खाली तो आपका सिर्फ एंजॉयमेंट, कुछ एंटरटेनमेंट थोड़ी देर का है जी, लेकिन अदरवाइज इसके नुकसान ही ज़्यादा है जी। और अगर ये चीज़ इतनी नुकसानदायक है तो क्या इसे कंट्रोल करने के लिए कोई लीगली कोई ऐसा प्लान या कुछ कोई कानून ऐसा जिससे इसे कंट्रोल किया जा सके? ऐसा नहीं हो सकता? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि जब भी कोई चीज़ इलीगल होती है तो हम कानून की तरफ देखते हैं जी, कि हमें कोई मदद मिलनी तो चाहिए थी, पर दुख की बात यह है कि इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे देश में कोई कानून नहीं है। तो क्या विदेशों में है? विदेशों में है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, सिंगापुर में, यूएसए, नॉर्वे, इटली, यूके, ये सभी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें कानून बनाकर पटाखों के ऊपर नियंत्रण रखा गया है, चाहे वो एनवायरमेंटल रीजंस हों, चाहे वो सेफ्टी के रीजंस हों, चाहे वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के रीजंस हों, पर वहाँ पे इतने सख्त कानून हैं पटाखों को लेकर कि कोई भी आम आदमी हिम्मत ही नहीं करता कि वो अकेले जाके पटाखे ले आए और अपने परिवार के साथ कहीं पटाखे छोड़े। दुख ये है कि हमारे देश में शायद बनाने के लिए फिर भी आपको लाइसेंस की ज़रूरत है या कुछ है, लेकिन फोड़ने के लिए कोई नियम नहीं है, तो जगह का कोई निर्धारण नहीं है, ओपन टू ऑल है, आप कहीं भी फोड़ सकते, सड़क आपकी है, यातायात की आपको ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर आपका है। तो हमारा देश कुछ ज़्यादा लिबर्टी ले चुका है पटाखों के मामले में, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल भी सही नहीं है। जी, अगर वैसे तो ये काफ़ी निराशा वाली बात है कि हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है, इतनी छूट मिली है कि आप कभी भी कहीं भी कितने भी पटाखे। जी हाँ, और देखिए जिन देशों को मैंने मेंशन किया जहाँ पे इसके तहत कानून है, वहाँ पे लोग अपने आप ही कॉशियस रहते हैं, अपने आप ही वो पूरे ग्रुप में जाते हैं खरीदने, ग्रुप के लिए अलाउड है, और फिर वहाँ पे निर्धारित जगह हैं जहाँ जाकर आप अपने ग्रुप के साथ अगर पटाखे फोड़ते हैं तो आप एंजॉय करके वापस अपने घर आ जाइए, लेकिन आप अपने घर के बाहर कहीं नहीं छोड़ सकते। जी, तो वैसे ये देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो खुद इस बारे में जागरूक हो कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा खुद करनी है, हम खुद ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। पर्यावरण के साथ हमारे बच्चे हैं, हमारे आगे की जनरेशंस हैं, पानी, मिट्टी, हर चीज़ का हमें ही ध्यान रखना है। वैसे अगर इतनी जागरूकता सब में आ जाए तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसे कंट्रोल करने की कोशिश भी की जाए तो वक्त काफ़ी लग जाएगा। तो क्या कोई ऐसा इको फ्रेंडली तरीका हो सकता है पटाखे बनाने का? इको फ्रेंडली तरीके के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है, ऐसा नहीं है कि लोगों का ध्यान नहीं गया है, लेकिन अभी तक कोई बहुत ज़्यादा उसमें हमें अचीवमेंट नहीं मिली, क्योंकि जो इको फ्रेंडली पटाखे बनाए जा रहे हैं, पहली बात उनके धमाके उतने जोरदार नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उसमें आप केमिकल्स उतने, उसका जो प्रेशर ब्लास्टिंग केमिकल्स है नहीं ज़्यादा, और पैकिंग जो है वो उसकी फिर उस तरह की हो नहीं पा रही जिससे कि ब्लास्ट ज़्यादा आ सके, और ना ही उतनी चमक हो पा रही है, ना उतना धुआं हो पा रहा है, तो ओवरऑल मज़ा कम हो रहा है। हाँ जी हाँ, जो पटाखे को लेकर एक एक्साइटमेंट है वो कम हो रही है, इसलिए कोशिश भले ही जारी है, लेकिन अभी समय लगेगा इको फ्रेंडली पटाखों को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने में पब्लिक के द्वारा। जी। सबसे आसान निधि मेरे ख्याल से ये तरीका है कि हम भी कहीं ना कहीं जागरूक होकर इस त्योहार को कम्युनिटी लेवल पे मनाएं, एक निर्धारित जगह कर लें, कानूनी तौर पे ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज हम अपने समझदारी से कुछ निर्धारित जगहें कर लें जहाँ पे हम ग्रुप्स में जाकर अपना एंटरटेनमेंट भी करें और वापस
अपने घर में सुरक्षित आ जाएं। जी, यानी ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये खुद हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद को, पर्यावरण को, अपने परिवार को, अपने देश को किस तरह से बचाकर रख सकते हैं। लेकिन पटाखों की अगर बात निकली है तो एक बात ज़रूर ये सामने आती है, जैसे कि कई तरह के एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई पटाखों से आग लग जाती है, कोई जल जाता है, इस तरह के एक्सीडेंट अक्सर सुनने में आते हैं। तो अगर ऐसी कोई दुर्घटना हमारे साथ होती है तो उस समय हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए? हाँ, दुर्घटना और बहुत सारी होती हैं इस समय तो सबसे पहला तो मैं आपको मैसेज दूंगी कि अगर आपके शरीर का कोई भाग जल गया है या किसी निकट व्यक्ति का जला है तो आप सबसे पहले उसको रनिंग वाटर में, मतलब नल के पानी के नीचे 15 से 20 मिनट तक उस पर्टिकुलर जगह को धोएं। बिल्कुल भी मत घबराएं कि पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए। आप उसको रनिंग वाटर में रखिए। जब आपका दर्द कम हो जाए, सबसाइड हो जाए, तब तक आप ये प्रोसेस जारी रख सकते हैं। किसी भी हालत में, मैं कोट कर रही हूँ, किसी भी हालत में आप बर्फ़ या तेल या ऑइंटमेंट या ऐसी किसी चीज़ का यूज़ डायरेक्टली मत करिए। लोग सोचते हैं कि जल गया है तो तुरंत जल्दी से बर्फ लगाने की। जी नहीं, वो बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि बर्फ़ की जो तासीर है वो बेसिकली गर्म होती है, तो आप और जलाते हैं उस जगह को। आप सीधे उसको ठंडे पानी के रनिंग वाटर में हाथ को रखिए या जो भी जगह जलिए। जब स्वेलिंग आने की बारी होती है, देखिए 15-20 मिनट या आधा घंटा आप अगर पानी में उसको रखेंगे तो अपने आप ही आपको दर्द कम हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि अब काफ़ी रिलीफ है, मतलब गहरा नहीं जला है, तो आप उस जगह को हटाकर उसको सुखा लीजिए अच्छे से और उसके बाद कोई भी दवाई उस पर लगा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर जला गहरा है तो फिर आगे जाके सूजन आती ही आती है उस जगह पे। इसलिए आप जब नल के नीचे उस जगह को रखते हैं तो अगर कोई एसेसरीज हैं, क्योंकि नॉर्मली हाथ जलता है या आंख जलती है ज़्यादा, तो यही फेस या हाथों पे ये इसी पे आता है, तो आप फिर वो एसेसरीज को निकाल दीजिए तुरंत ही। अंगूठी, घड़ी, इस टाइप की कोई भी चीज़ है, बैंगल्स हैं, तो आप उसको, स्वेलिंग आ जाएगी तो वो चीज़ वहाँ फंस जाएगी, तो उसका जो दर्द है उससे दर्द भी होगा और केमिकल इफ़ेक्ट्स दूसरे भी हो सकते हैं जी। तो आप इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। फिर आपको अगर मान लीजिए छाले आ गए सब कुछ करने के बाद, तो छालों को किसी भी हालत में ना फोड़ें। छाले हैं वो अपने आप ही पानी निकल जाएगा, छाले आपके ठीक हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपकी आंखों में चिंगारी आ गई है किसी भी कारण से, तो आप सबसे पहले आंखों पे ठंडे पानी के छींटे डालें। बिल्कुल डरिए मत इस चीज़ से, क्योंकि मैंने पिछले साल ही कुछ लोगों को देखा था, गरीब बच्चे जला रहे थे, उनकी आंखों में चिंगारी गई थी और वो लोग उसको तुरंत जो है पकड़ के सुला दिए और आंखें बंद करके उसके ऊपर उन्होंने ठंडे पानी के कॉटन के फाहे रख दिए। लेकिन वो कुल मिला के बात गलत है। आपको आंखों पे पानी के बाद में जाके उन बच्चों को दृष्टि दोष हो गया, उन्हें दिखना कम हो गया, धुंधला दिखने लग गया। तो कहीं ना कहीं हमको इस बात का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आँखों का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है जी। भगवान की दी हुई एक ये देन है आपके लिए, इसलिए आप तुरंत ठंडे पानी के छींटे डालिए। अगर आप लेंस लगाते हैं तो पहले लेंस को निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि चिंगारी से लेंस को कुछ हुआ है या नहीं, आँखों को ज़रूर बहुत नुकसान होगा। तो उसके बाद अगर आपके सामने किसी के कपड़ों में मान लीजिए आग लगी, तुरंत उसको आप ज़मीन पे गिराइए और उसको रोल कर दीजिए। आप इसमें ये मत सोचिए कि उसे चोट लग रही है या नहीं, क्योंकि आप जब रोल करेंगे तो आग बुझाने का सबसे अच्छा तरीका वही होता है। ज़रूरत पड़े तो फिर आप ब्लैंकेट या कंबल इस टाइप की चीज़ें यूज़ करिए, लेकिन एक बार जब आग बंद हो गई है तो उसको लेके फिर आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाइए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत हल्का फुल्का जला है, जैसे कभी कभी जली हुई फुलझड़ी को पकड़ लिया बच्चे ने या इस टाइप का अगर हुआ, हल्के से जैसे सिर्फ लालपन आ जाता है, लालपन आ जाता है, तो आप शहद लगा सकते हैं, एलोवेरा लगा सकते हैं, नीम का तेल है या फिर नारियल का तेल लगा के उसको ठीक कर सकते हैं जी। अगर इस तरह की छोटी छोटी बातें आप ध्यान रख सकते हैं तो ये आपके, भगवान ना करे, लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है आपके साथ, आपके आसपास कहीं पर, तो आप तुरंत मदद कर सकते हैं। ये छोटे छोटे से तरीके हैं, लेकिन है बड़ी सीख। अगर इसे आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए बहुत काम आएगी। वैसे एक छोटा सा सवाल मैं और फिर से जानना चाहूँगी, क्योंकि जैसे कि पटाखों की हमने बात की, लेकिन दिवाली में सबसे बड़ा एक जो मज़ेदार चीज़ होती है वो ये कि कई तरह के खाने पीने की चीज़ें बनती है, मिठाइयाँ होती है, कई तरह के पकवान बनते हैं हर घर में। तो क्या उसमें भी कुछ ऐसा सोचने समझने की ज़रूरत
जरूरत है, कोई सावधानी? जी हाँ, अगर आपको आप जल गए हैं, मान लीजिए आपको कोई तकलीफ हो गई है, तो आपको अगर जल्दी रिकवरी चाहिए तो डेफिनेटली आपको अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी दवाई, कोई भी घाव तभी ज़्यादा जल्दी ठीक होता है जब आप उसको अंदर से सपोर्ट दें। जी। तो सबसे पहले अगर आप जले हैं तो खूब सारा पानी पीजिए। पानी बहुत बड़ा एक सॉल्यूशन है किसी भी हेल्दी बॉडी के लिए। जी। ठीक है। दूसरा, अगर आप जले हैं किसी भी कारण से तो एंटीऑक्सीडेंट खाना खाइए, बहुत सारे फ्रूट्स खाइए, टमाटर खाइए, अनार खाइए, चेरी खाइए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद खाने पीने में ऐसा पाया गया है कि बजाय आप मूंगफली के तेल या और किसी तेल के, अगर ऑलिव ऑयल का उपयोग उस दौरान करते हैं जब आपको जब जला हुआ है कोई भाग आपके शरीर का, तो वो जल्दी हील करता है। ठीक है। बहुत मुश्किल है, लेकिन मिठाइयाँ खाने से बचिए इस समय पे, क्योंकि आपके जले हुए पार्ट को तकलीफ बढ़ जाएगी अदरवाइज। फास्ट फूड, ब्रेड, पिज़्ज़ा, इन चीज़ों से दूर रहिए। शराब पूरी तरीके से अवॉइड करिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चोट के साथ साथ आपके मेंटल स्टेटस को भी डिस्टर्ब करेगी और हो सकता है आपकी चोटें बढ़ती चली जाएं। आखिरी में निधि, मैं बस ये कहूँगी कि मान लीजिए आपने सब कुछ किया और उसके बावजूद आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम आपको कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हम अपने व्यूअर्स को दे दें। जी। जैसे एम्बुलेंस बुलाना हो अगर इन्हें, लोकल हम इंदौर की बात करें तो 108 नंबर तो है ही है, साथ में आप लोकल कोड 0731 डायल करिए और फिर 25225500 या फिर 2529881, ये एम्बुलेंस का नंबर है। फायर कंट्रोल रूम का नंबर 101 है, साथ में लोकल जो नंबर है वो है 2419655, 2419688। फिर एक इंदौर इन्फो हेल्पलाइन नंबर है जो कि हमेशा अवेलेबल होता है, ये नंबर है 0731, जो कोड है वो लगाइए, और फिर 27030000। ये वो नंबर्स मैं दे रही हूँ जिनको मैं सजेस्ट करूँगी पर्सनल लेवल पे कि आप जब भी आतिशबाजी करना शुरू करें अपने परिवार के साथ या दोस्तों के साथ, तो इन नंबर्स को अपने फ़ोन में स्पीड डायल में डाल के रखें, जिससे कि मान लीजिए कभी कोई हादसा हो जाए तो आप तुरंत इन नंबर्स को डायल कर सकते हैं। जी। और मेरी तरफ से सबको दिवाली की शुभकामनाएं, सुरक्षित और खुशी भरी दिवाली आप सब मनाइए। तो ये था आज का मार्गदर्शन, जहां हमने जाना पटाखों के इतिहास के बारे में और छोटी छोटी टिप्स जिनसे हम अपनी दिवाली को खुशहाली भरा और साथ ही साथ सुरक्षित भी बना सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। कोई भी फीडबैक या क्वेरी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है margdarshak.city@gmail.com। अपनी बातें हम तक जरूर पहुँचाइए, हम देंगे आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।